नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पर। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे दिनों के बाद हमारा ये क्लास आ रहा है और उनके बाद आप लोगों को पावन महीने सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पे और हम पे अपनी दया बनाए रखे। तो चलिए, हमें पता है कि हम लोग इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक एग्ज़ाम होता है UPSC CDS का, ठीक है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CDS का। तो उस पेपर में वो 2020 में वो पेपर हुआ था। तो उस पेपर में पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आए थे आज उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम पास के ये रहा आपका ये पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था। संघीय न्यायालय इट्स मीन दैट फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ली कमीशन 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। हालांकि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। किस आधार पर? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकार पर। वहीं एक डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में ही संघीय न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये कि पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। पंचायत का जो चुनाव होता है, जो उसके जो नियम है, उनके जो कानून है कि वो 21 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए, तो उस पर जो कानून होता है पंचायत के चुनाव से संबंधित, वह कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका ऑप्शन है भारत के सांसद, राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य विधानमंडल। हालांकि ये जो पंचायती चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के संरक्षण में होती है, ठीक है। लेकिन इसका जिसपे जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा इनमें। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये तीसरा प्रश्न, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है। ऑप्शन ए है संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी है नगर निगम और पंचायत, ऑप्शन डी है ग्राम सभा और पंचायत। तो पहले बता दे कि हमारे मूल संविधान में जो अनुसूची की संख्या थी वो 8 थी और वर्तमान में 4 बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। तो वहीं पे 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, 11वीं शेड्यूल वो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, ठीक है। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई, ठीक है। तो ये किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायत के पास 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं पंचायत के पास, जिसकी देखभाल पंचायत करती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपरांत निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय, ठीक है। पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपरांत निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है, वो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी माना जाता है। देखिए, प्रवासी का अर्थ ये होता है कि वो किसी और देश का है, वो आके भारत में बस गया हो,
ठीक है, जैसे अभी CAA और NA लाया इसी से रिलेटेड था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी माना जाता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी अन्य स्थान पर बस गए हैं, उनकी प्रतिशत में लगभग कितनी है, यानी भारत में प्रवासी लोगों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो वो लगभग 35% है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन UPSC CDS में है और CDS की कंपेयर SSC CGL से की जाती है और वहीं से ये सारा प्रश्न है, उन्हीं का सारा प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। ठीक है, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार किस एक आर्टिकल को अंतिम उपाय कहा गया है। ठीक है, आपका अनुच्छेद है 352, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368। अब बात करें कि अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज़ से है, तो वो है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 आर्टिकल के तहत किया जाता है। वहीं बता दें वो जो उसमें जो संशोधन किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है, एक साधारण बहुमत द्वारा, फिर विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ राज्यों के सपोर्ट द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ठीक है, पुनः क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ऑप्शन आपका है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और SP मुखर्जी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को भारत को अंतर्विरोध जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो भारत में परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? भारत में परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1949, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। 1952 ईस्वी में भारत का पहला परिसीमन आयोग गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002, भारतीय संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक कानून को मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में सम्मिलित किया गया था? ठीक है, तो इस पर थोड़ी डिटेल ऑप्शन पहले आपको बता दें कि व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना और ऑप्शन डी है शांति और सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को USSR यानी रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, और कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 51 के ए में। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, वही भाग पूछेगा तो भाग भी आपका हो जाएगा भाग 4A में।
ठीक है। तो उस समय जो था मूल संविधान जब ये जोड़ा गया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त थे, ठीक है। बाद में क्या किया गया, बाद में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किया गया। तो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा वो जो मौलिक कर्तव्य था जिसे ऐड किया गया, कब, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो जो आपका ऑप्शन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि माता पिता एवं अभिभावक को ये प्रदान किया गया कि आप 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने का उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, जब वो कोर्ट जाते हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उनका जो शक्ति कहलाता है, वो जो निर्णय लेने का जो शक्ति होता है उच्चतम न्यायालय के पास, वो शक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है आरंभिक अधिकारिता, अंतर्निहित अधिकारिता, स्वर्गांगीन अधिकारिता, सलाहकार अधिकारिता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेक्स्ट प्रश्न है, ये 13 नंबर प्रश्न है आपके पास कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। दोहरे खतरे का अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार सजा दी गई है, उन्हें फिर दोबारा सजा उस कार्य के लिए नहीं दिया जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत दोहरे खतरे की चर्चा की गई है अनुच्छेद 20 में, ठीक है। और हम बात करें फिर अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात की गई है, यानी जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। फिर अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी का संरक्षण, अगर आपको जो पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो उनके पहले उनको वारंटी होता है ना, वो वारंट दिखाना, या तो सार्वजनिक जगह पे वो फांसी नहीं दिए जाना, ये सब की चर्चा अनुच्छेद 22 में की गई है। और अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम यानी देह व्यापार की चर्चा अनुच्छेद 23 में की गई है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिया गया है जिसमें कि एक कथन गलत है। तो हम ऑप्शन ए देखें तो पंचायतें करो, शुल्कों, मार्ग करो इत्यादि की उगाही, संग्रहण और प्रयोग कर सकती है, ठीक है। और ऑप्शन फिर बी देखें, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो वह पंचायत का सदस्य बनने के पात्र होगा। ऑप्शन सी देखें, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः 5 वर्षों तक जारी रह सकता है। और ऑप्शन डी देखें, एक पंचायत जो असामयिक के विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वो पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक रह जाती है। तो हम शुरू से पहले ऑप्शन को डील करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हमें एक आ रहा है कि पंचायतें करो, शुल्कों, मार्ग करो, पंचायतें करो, शुल्कों और मार्ग करो इत्यादि का उगाही एवं संग्रहण और प्रयोग कर सकती है। ये बिल्कुल वो जो टैक्स ले सकती है पंचायत, ठीक है। और फिर ऑप्शन हम सी देखें तो प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः 5 वर्षों तक जारी रह सकती है। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर किसी पंचायत सभा का गठन होता है तो वो सामान्यतः 5 वर्षों तक चलता है। फिर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, एक पंचायत जो
असामयिक के विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक रह सकती है। देखिए इसको हम थोड़ी समझा दें कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक सरपंच ले लेते हैं। बिहार में सरपंच एक मायने देती है। जो मान ली कोई सरपंच है, ठीक है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर मान ली कोई एक सरपंच मान ली 3 वर्ष में वो डेड कर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ जो नया जो सरपंच आएगा उसके बदले में जो नया सरपंच जो निर्वाचित होकर आएगा तो उनका कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होगा। ये ऑप्शन डी में वही बात की चर्चा की है। तो उनका जो सामान्यतः होगा वो सिर्फ 2 वर्ष होगा, ठीक है। 5 वर्ष का उनका एक सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तो पहले वाला पूरा कर चुके हैं, बचे 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष जो नया निर्वाचित हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। इसका जो ऑप्शन ये भी ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी की हम बात करें, ऑप्शन बी की हम बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। देखिए इसका जो मिनिमम आयु होता है पंचायत के सदस्य बनने का वो 21 वर्ष का होता है, ठीक है, वो जो होता है 21 वर्ष का होता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिख रहा है, जो 21 वर्ष का जो है वो पात्र हो सकता है, ठीक है। और फिर हम लास्ट प्रश्न की ओर चले। ये है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई जो विभिन्न समुदाय के लिए सीटों का आवंटन के अनुरूप थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन सी, ठीक है, जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये सारे प्रश्न यूपीएससी सीडीएस से लिए गए थे, 2020 में उनका एग्जाम हुआ था और वहीं से मैंने सारे ये प्रश्न लिए गए थे पॉलिटी का। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल दिव्य नेत्र द विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।